Good morning, students. So today we'll be studying with our first session of Science 1, chapter number 1. पर उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं दे देती हूँ. ओके, सो एज वी नो कि हम लोग सब बहुत टाइम से लॉकडाउन में हैं, तो बहुत सारी तुम्हारी आदतें खराब हो गई रहेंगी. हमारा सेशन 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है. सर ने इससे पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं वापस रिपीट करती हूँ. सी टू इट दैट यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, 11 o'clock को हमारा सेशन चालू होता है. 11 o'clock को हम लोग लिंक सेंड करते हैं, तो 11 o'clock को ही व्यू करो. इसका मतलब सुबह जल्दी 8 बजे तक तो एटलीस्ट उठ के तुमको क्या करना है, रेडी रहना है. एंड तुम्हारे सेशन से पहले जो भी चैप्टर का ओवरव्यू दिया रहता है, राइट इट डाउन. इफ पॉसिबल रीड द लेसन. ओके, लेसन रीड करना है. अब साइंस 1 में क्या क्या तुमको ध्यान में रखना है. 10th का जो साइंस 1 है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स है. देयर आर सम कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर 9th स्टैंडर्ड साइंस. ओके, तो 9th के साइंस में तुमने ऑब्जर्व किया है, तुमको पता है कि साइंस में कैसा रहता है, एडिशनल क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो बहुत जरूरी है कि चैप्टर जो है अच्छे से तुमको समझ में आना चाहिए. ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, रॉट लर्निंग साइंस 1 में नहीं चलता है. तुमको हर कंसेप्ट एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए. ओके, सेकेंड थिंग, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट. आई वुड सजेस्ट जब भी साइंस 1 का हमारा सेशन रहेगा, तुम क्या कर रहे हो, ओवरव्यू के साथ टेक्स्ट बुक कंपल्सरी रीड कर रहे हो. इट माइट हैपन कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है. डजंट मैटर. सिर्फ तुमको ये तो मालूम रहना चाहिए कि सेशन में आज पढ़ाने वाली क्या है. एंड मेरा सेशन होने के बाद भी कंपल्सरी टेक्स्ट बुक रीड करना है. कुछ भी डाउट रहेगा, यू कैन call me or message me, ask the doubts, clear the doubts. Okay, so let us start with the first chapter today, that is gravitation. तो gravitation जो chapter है, थोड़ा सा can you recall में questions तुमको दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक में फर्स्ट 3 questions है, ये तुम्हारे बेसिक questions है. So let us discuss the answers of these questions. What are the effects of force acting on an object? Okay, अब ये जो है तुम्हारा बेसिक है 9th का. हमको पता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज देयर एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड, व्हाट हैपेंस. फर्स्ट थिंग, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इट कम्स इन मोशन. सेकेंड थिंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, चल रहा है, फोर्स अप्लाई करने से इट विल कम टू रेस्ट. थर्ड थिंग, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अगर मूव कर रहा है, हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. सो 3 थिंग हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड. Object in motion comes to rest. Object which is at rest comes to motion. We can change the direction and velocity of the object. Second question, what are the different types of forces you are familiar with? ये तो क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तुमको. You can recollect कौन से सारे डिफरेंट फोर्सेस है, याद करो. मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, काइनेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिसके साथ हम फेमिलियर है. थर्ड इज व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा. इट इज द फोर्स बिकॉज ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इट फॉल्स ऑन द अर्थ. ओके, जो भी ऑब्जेक्ट हाइट पे रहेगा वो नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इतना तो हमको आइडिया है. नाउ आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे अबाउट ग्रेविटेशन, कि एक्चुअली ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, इसका डिस्कवरी कब हुआ था. ओके, एंड वी विल बी इन डिटेल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन हियर. अब जहां तक हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, बट ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द कंप्लीट यूनिवर्स. हर प्लैनेट में, मतलब पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है and every 2 objects के बीच में रहता है. Let me elaborate this concept. Okay, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में डिस्कवर किया गया था by Sir Isaac Newton in the latter half of 17th century. 17th century में सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था. So according to the stories, जिस तरह से स्टोरीज बोला जाता है, उसको देखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने किस तरह से क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया था. So once upon a time he was sitting under a tree and an apple fell down. Okay, अब सर आइजैक न्यूटन का तुमको याद रहेगा, he even proposed Newton's law of motion.
तो अकॉर्डिंग टू दैट मोशन ही केम टू द कंक्लूजन. पहला लॉ ऑफ मोशन को याद रहेगा. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल रिमेन इन मोशन टिल नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. मतलब जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा. तो अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो किस तरह से आपको नीचे गिरा है. ओके, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे शायद तक तो कोई फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से दिस एप्पल फेल डाउन. ओके, तो यहाँ पे ही केम टू अ कंक्लूजन दैट अर्थ का जो सरफेस है उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से दिस एप्पल इट फेल डाउन. सेकेंड थिंग उन्होंने क्या सोचा कि ये एप्पल वर्टिकली ही डाउनवर्ड क्यों गिरा. ओके, व्हाई डिडंट फेल इन एनी ऑफ द एंगल. इधर क्यों नहीं गिरा, उधर क्यों नहीं गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरा. तो यहाँ पे भी ही कंक्लूडेड दैट ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ में यहाँ पे कोई फोर्स है जिसकी वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरा. ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरा, वो कोई एंगल में नहीं गिरा. सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो थियरी है इट वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. ओके, अब यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल होता है कि जैसे मैंने तुमको इससे पहले बताया ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि प्लैनेट्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सैटेलाइट्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो भी मोशन होता है, जो भी रेवोल्यूशन होता है ऑफ मून अराउंड द अर्थ, प्लैनेट्स अराउंड द सन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स एंड मोशन. ओके, वी ऑलरेडी नो अबाउट फोर्स, अभी हमने डिस्कस किया. फोर्स क्या करता है, इट ब्रिंग्स एन ऑब्जेक्ट टू मोशन. ओके, या तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है ब्रिंग इट्स टू रेस्ट, या तो क्या करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डायरेक्शन या वेलोसिटी चेंज करता है बिकॉज ऑफ फोर्स. ओके, नाउ लेट अस रिकॉल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ये तुमको 9th में था तो तुमको याद रखना है 3 लॉज है. फर्स्ट लॉ मैंने इससे पहले मेंशन किया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन एट मोशन until an external unbalanced force acts on it. ये पहला लॉ है न्यूटन का. सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ओके, एंड थर्ड मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब लोग फेमिलियर है. एवरी एक्शन एज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन. ये लॉज याद रखना है क्योंकि एज वी नो कि साइंस में हमको एडिशनल क्वेश्चंस भी आता है. सो दीज लॉज कैन बी आस्क्ड. हमारे टेक्स्ट बुक में 10th के टेक्स्ट बुक में लॉज नहीं लिखा हुआ है, हमको 9th के टेक्स्ट बुक में से रेफर करके लिखना है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज सर्कुलर मोशन. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मूविंग इन सर्कल में मूव कर रहा है, राउंड में मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल, फैन इज मूविंग, सर्कुलर मोशन. The wheels of a cycle or vehicle is moving, circular motion. Okay, अब circular motion का ये concept हमने 9th में पढ़ा देखा था. इसको थोड़ा सा elaborate करती हूँ मैं. Okay, let us take a stone, we'll tie it with a thread or rope and I'll just move it like this. जब इसको मैं move करूँगी तो ये कौन सा motion है? Circular motion. Okay, अब यहाँ पे अगर जो thread से मैं स्टोन को मूव कर रही हूँ, इफ आई लीव दैट थ्रेड, अगर मैंने उसको रिलीज कर दिया तो व्हाट विल हैपन? द स्टोन विल फॉल. अब कहाँ पे फॉल होगा? नीचे फॉल होगा क्या? नहीं, ये हमने किया था. वी हैड दिस डन दिस एक्सपेरिमेंट इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, इट वोंट फॉल डाउन. कैसे मूव होगा? अगर इसको मैंने रस्सी को छोड़ दिया, द स्टोन विल फॉल टेंजेंशियल. टेंजेंशियली मतलब ये जो है इस तरह से मूव करेगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट. ओके, नाउ व्हाई डज इट हैपन? तो यहाँ पे ये कंक्लूड किया जाता है कि जो स्टोन मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इट इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द सेंटर. सेंटर में जो फोर्स है उसकी वजह से मूव कर रहा है. जैसे ही वो सेंटर का फोर्स रिलीज होता है, ये जो स्टोन है इट विल गो टेंजेंशियल.
इसको लेके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा था 9th स्टैंडर्ड में, लाइक मडगार्ड का मैंने तुमको बताया था कि व्हीकल्स में मडगार्ड यूज होता है रेनी सीजन के टाइम पे, बाइसाइकिल ये सॉरी मोटरसाइकिल्स में सब, क्योंकि जो व्हील रहता है ओके मोटरसाइकिल का जो व्हील रहता है उसके व्हील्स में कैसा है मड ये हो जाता है, मड जो है अटक जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मड गार्ड लगाते हैं क्योंकि जैसे ही ये व्हील घूमेगा तो ये जो मड है वो टेंजेंशियल जाता है। ओके तो यहाँ पे इन दिस केस ये जो स्टोन है इट मूव्स टेंजेंशियल बिकॉज यहाँ पे सेंटर पे फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स निकल गया। अब यहाँ पे सेंटर पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की वजह से जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। Okay, so what is centripetal force? The force acting towards the center is known as centripetal force. Okay, why we are learning about centripetal force? Because this is related to gravitation. Got it? अब ये यहाँ पे ये तुम इमेजिन कर सकते हो, ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है क्योंकि सेंटर पे फोर्स है। ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा है इन दिस केस, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है। ओके अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो क्या जाएगा, द मून विल वोंट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। द सेम थिंग हैपेंस अगर यहाँ पे अर्थ की जगह पे इफ देयर इज सन एंड यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स, ये भी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सो लेट अस रिकॉल अगेन हियर। तो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टडी किया ग्रेविटेशन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन इन द लैटर हाफ ऑफ 17th century. What he proposed that if any object on the universe, any two objects on the universe, they have some attraction force. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने एप्पल का जो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उससे उन्होंने इन्फर किया that this apple falls down because there is a force in the center of the earth because of which it falls down. There is some attraction force जिसकी वजह से नीचे गिरा। उसके बाद हमने फोर्स देखा, what is force, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, मोशन होता है। Then we learned about circular motion. Any object जो सर्कल मूव करता है, सर्कुलर मूव करता है, it is circular motion. And circular motion मूव करने के टाइम पे सेंटर पे फोर्स एक्ट होता है which is known as centripetal force. Centripetal मतलब center line. Okay, which is also known as center seeking. Okay, now let us go to the next topic, that is Kepler's law. अभी Kepler, who was Kepler? सर आइजैक न्यूटन के इन्वेंशन से पहले, सॉरी डिस्कवरी से पहले भी केपलर ने हमको ये लॉ के बारे में बताया था। ओके ही टोल्ड अस अबाउट प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं उसके बारे में बताया था। बट वी आर नॉट फेमिलियर विद केपलर बिकॉज केपलर जो ही प्रपोज दीज लॉज इन 16th century, जब गैलीलियो का टेलीस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुआ था। ओके जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप भी नहीं बनाया था उससे पहले उन्होंने बताया था। तो उन्होंने लॉ तो प्रपोज किया बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए एंड हेंस वी डोंट स्टडी मच अबाउट हिम, हम इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ओके बट हम आगे लैटर हाफ ऑफ द चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि न्यूटन ने किस तरह से केपलर के लॉ की मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन किया है। ओके वी नो अबाउट न्यूटन हियर, न्यूटन का टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन भी है। ओके उन्होंने क्या क्या वर्क किया था, वी नो अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी किया था। उन्होंने एक बुक भी लिखा है प्रिंसिपिया, उन्होंने एक मैथ्स का एक ब्रांच भी पूरा डेवलप किया था विच इज नॉन एज कैलकुलस। ओके जब उनका इंट्रोडक्शन रीड करोगे यू विल नो गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम। ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट केपलर्स लॉ। केपलर ने अलग अलग प्लैनेटरी मोशन किस तरह से एक्सप्लेन किया था। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड एलिप्स। व्हाट इज एलिप्स? एलिप्स इज नथिंग बट ओवल शेप। ओके ओवल शेप, हर एलिप्स में उसके सेंटर पे यहाँ पे जो पॉइंट रहता है इट इज नॉन एज फोकस। सो देयर आर टू फोकस इन द सेंटर, आइदर दिस कैन बी अ फोकस या तो दिस कैन बी अ फोकस। तो जब एक से ज्यादा फोकस रहता है इट इज नॉन एज प्लूरल है उसका फोकाई, इट्स प्लूरल इज फोकाई। ओके तो तुम्हारा अगर प्लैनेटरी मोशन बताएंगे तो फोकस पे क्या होगा, सन रहेगा। फोकस पे क्या रहेगा, सन। ओके
तो पहला लॉ क्या है केपलर का, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है इट इज नॉट सर्कुलर। हमने अब तक जो पढ़ा था कि ऑर्बिट जो है, प्लैनेट्स मूव अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट, गलत है। प्लैनेट्स जो है दे मूव अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स है, इसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं एलिप्स है। ओके, एलिप्स मैंने अभी तुमको बताया, ओवल शेप इज एलिप्स। तो मुझे बोलोगे कि मैम एलिप्स की जगह पे ओवल लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। Whereas science is concerned, history is concerned, वहां पे तुम क्या कर सकते हो, वर्ड्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, इजी वर्ड्स। ओके, सो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, और सन कहाँ पे है? इट इज एट द फोकाई। अभी मैंने तुमको बताया अ पॉइंट, ओके, विच इज इन द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन पे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकाई। फोकाई इज नॉट द सेंटर। मैंने अभी तुमको बताया सेंट्रल लाइन पे दो पॉइंट्स है फोकाई, सन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, तीनों लॉ एकदम अच्छे से बाय हार्ट करना है। ओके, तो वापस मैं रिपीट करती हूँ। पहला लॉ क्या था कि जो प्लैनेट्स है दे रिवॉल्व अराउंड एलिप्स ऑर्बिट, एंड सन कहाँ पे है? इट इज एट वन ऑफ द फोकाई। What is the second law? Second law क्या है? Let us take an example here. यहाँ पे सन है, यहाँ पे पहला प्लैनेट है, या सेकेंड प्लैनेट या फिर थर्ड प्लैनेट। Let us take a time period, समझो 1 hour। ये तुम्हारा पहला प्लैनेट, इट वॉज एट पोजिशन A और अभी 1 घंटे के बाद आ गया पोजिशन B पे। सेकेंड प्लैनेट पोजिशन C पे था और 1 घंटे बाद पहुंचा पोजिशन D पे। थर्ड प्लैनेट पोजीशन E पे था, 1 घंटे बाद पहुंचा पोजीशन F पे। तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ? इक्वल इंटरवल्स के बाद द एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इज इक्वल। अब यहाँ पे हमको दिखेगा कि फर्स्ट प्लैनेट तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, सेकेंड प्लैनेट कम एरिया कवर कर रहा है, थर्ड प्लैनेट उससे भी कम एरिया कवर कर रहा है आफ्टर 1 आवर। ऐसा नहीं है, आफ्टर 1 आवर तीनों का अगर एरियाज, ये जो शेडेड लाइन है ये एरिया है, तीनों का अगर हम लोग एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं, एरिया कवर्ड बाय फर्स्ट प्लैनेट, सेकेंड प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट, तीनों का एरिया सेम है, दैट इज इट स्वीप्स। स्वीप मतलब कवर, यहाँ पे स्वीप्स है, स्वीप्स मतलब कवर। इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। द प्लैनेट कवर्स equal distance in equal time. So what is the second law? The line joining the planet and the sun, this one, the line joining the planet and the sun, sweep मतलब मैंने क्या बताया? Covers equal areas in equal interval of time. Equal area cover करता है in equal interval of time. Okay, so वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। समझो 1 घंटे का टाइम दिया हमने, अगर फर्स्ट प्लैनेट इतना एरिया कवर कर रहा है, सेकेंड प्लैनेट इतना एरिया कवर कर रहा है, थर्ड प्लैनेट इतना एरिया कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में तीनों का जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो सेम रहेगा। मतलब इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो अगेन द लॉ गोज, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स मतलब कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। ओके, गॉट दिस? इसको भी हमको क्या करना है? बाय हार्ट करना है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड लॉ। व्हाट इज थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ पीरियड। अब इमेजिन करते हैं कि फर्स्ट जो प्लैनेट है वो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, लेट अस टेक इट एज टी टाइम कवर कर रहा है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ओके, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, ये जो प्लैनेट है उसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेट अस टेक इट एज r। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैनेट, लेट अस टेक इट एज r। सो व्हाट इज आवर थर्ड लॉ? स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन is directly proportional to the cube of the distance. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसा रहता है? If this increases, this will also increase. If this decreases, this will also decrease. Okay, clear है ना? डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम कवर करना है तो टाइम कम लगेगा। तो स्क्वायर ऑफ द
time of revolution is directly proportional to the cube of mean distance of the planet covered. Planet कितना distance cover कर रहा है, वो है r. So let us see the third law. The square of its period of revolution around the sun, the square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. कितना distance cover किया, उसका क्यूब जो है it is directly proportional to the square of the time of revolution. Okay, which is written as t square directly proportional to r cube. तो ये वापस से एक बार देख लेते हैं. थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. Okay, which is written as t square is directly proportional to r cube. प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाना है तो हमको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है. r क्यूब यहाँ से इधर आएगा तो इट विल कम इन द डिनोमिनेटर, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो विल टेक समथिंग कांस्टेंट. ये कांस्टेंट की जगह पे हमने लिखा k, सो विल गेट इट लाइक दिस, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k. ये केपलर का थर्ड लॉ है. ओके, सो वी नीड टू कीप दीज थ्री लॉज इन माइंड. केपलर ने तीन लॉ प्रपोज किया, वापस एक बार रिकलेक्ट करते हैं. The orbit of the planet is in ellipse with the sun at one of the foci. Second one, line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. Third one, square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. We are having textual question also based on these three laws. हमको एकदम अच्छे से बाय हार्ट करना है. Okay, now next we will see Newton's universal law of gravitation. Okay, तो न्यूटन ने, as I said, with the help of Kepler's law, उस लॉ ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया था. Okay, so what is Newton's universal law of gravitation? As I told, न्यूटन ने प्रपोज किया था कि every two object on the universe attract each other. Let us take an example. हम एक ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट वन या ऑब्जेक्ट टू. Let the mass of first object be m1, mass of the second object be m2. Okay, and let us say the distance between them is g. According to Newton, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. ओके, दोनों का मास क्या है, m1 m2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन अभी भी बताया, इससे पहले भी बताया. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन क्या है, इफ दिस इंक्रीजेस दिस आल्सो इंक्रीजेस. मतलब मास इंक्रीज होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा. मास डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज. ओके, और एक रिलेशन क्या है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसका रिलेशन मैं बताती हूँ. डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा. ऑब्वियस है. लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा जल्दी से अट्रैक्ट होगा, बट डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो फोर्स क्या रहेगा, कम. Okay, so the force is inversely proportional to the square of distance and directly proportional to the product of their masses. ये दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर लेती हूँ, so it will be written like this. Force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance. यहाँ पे S stands for gravitational force. m1 mass of first object, m2 is the mass of second object, and d square is distance between the objects. अब यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया, ग्रेविटेशन, ये सर प्रोपोर्शन का साइन हटाना है. we need to take something constant, so let us take g as constant here. Okay, यहाँ पे what is g? g is known as universal constant. g क्या है, it is known as universal constant. इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं कि ऑल ओवर द यूनिवर्स g का वैल्यू फिक्स रहता है. विल स्टडी अबाउट इट लेटर. ओके, तो ये
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. G यूनिवर्सल कांस्टेंट, m is mass of first object, m2 is the mass of second object and d square is the distance between them. Okay, अब यहाँ पे अगर समझो हमने मास डबल किया तो फोर्स क्या होगा, मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बताया था, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. इफ द मास डबल्स फोर्स आल्सो डबल्स. ओके, बट अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया, देखो डिस्टेंस को अगर डबल किया तो क्या हो जाएगा, द फोर्स डिक्रीजेस बाय 4 फैक्टर. अगर डिस्टेंस को डबल किया, डबल का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितने से कम होगा, 4 के फैक्टर से कम होगा. अब ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये साइंस में एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इफ द मास डबल्स व्हाट विल बी द, हाउ मच विल बी द फोर्स. मास डबल होगा तो फोर्स भी क्या होगा, डबल, और डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 1/4. ओके, सो दिस इज अबाउट Newton's universal law of gravitation. Now next, let us see the unit of G, universal constant का यूनिट देख लेते हैं. ओके, अब तुमको बताया है यहाँ पे फोर्स का यूनिट तो है न्यूटन, मास का यूनिट तुमको पता है kg, एंड डिस्टेंस का यूनिट अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम मीटर्स. तो मुझे G का वैल्यू निकालना है, G का यूनिट चाहिए, तो ये सबको वो साइड पे लेके जाएंगे. d स्क्वायर उधर जाएगा तो न्यूमरेटर, m1 m2 इधर आ जाएगा इक्वल टू ये साइड पे, तो कम्स इन द डिनोमिनेटर. ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज. न्यूटन, डिस्टेंस का क्या बोला मैंने, मीटर, मास इज kg, 2 मास है तो kg. तो यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिनोमिनेटर पे ना, kg to kg will be kg square. और it can also be written, अगर समझो मैंने kg square ऊपर लिया तो according to indices it can also be written as Newton meter square kg raised to minus 2. This is the unit for universal constant. ये हमको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to minus 2. And what is the value here? यूनिवर्सल कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू है. ओके, इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश ने उसका इन सब का वैल्यू पुट अप करके यूनिवर्सल कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू बताया हमको. इट इज 6.67 into 10 raised to minus 11 यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to minus 2. ये हमको किसने प्रपोज किया, इसका वैल्यू किसने फाइंड आउट किया था, हेनरी कैवेंडिश. ओके, इन्होंने क्या किया था, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताया था. नाउ ये हमने समझ लिया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. आई क्लियर द डाउट्स हियर. अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्फेरिकल है, राउंड है, तो डिस्टेंस कैलकुलेटेड इज फ्रॉम दैट सेंटर, उसके सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है. बट अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर नहीं है, इरेगुलर इन शेप है, तो इनका डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, इट्स डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट का इमेजिन करो जो पूरा मास है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पोजीशन, यहाँ पे उसका पूरा मास है, और ये ऑब्जेक्ट का जो पूरा मास है यहाँ पे रहेगा. तो ये जो पॉइंट्स है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास. तो इसका जो डिस्टेंस है ये लिया जाएगा, दिस विल बी योर d2, सॉरी दिस विल बी योर d. ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो देयर सेंटर्स विल बी द डिस्टेंस. ओके, एंड इफ इट इज एन इरेगुलर शेप, तो उनका जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, दैट पोजीशन इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास. तो वो सेंटर ऑफ मास का जो है उसको हम डिस्टेंस लेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किया, लेट अस रिकलेक्ट. सबसे पहले हमने देखा ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में हमको बताया था. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट फोर्स एंड मोशन. फोर्स की वजह से कैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आता है. वी स्टडीड अबाउट सर्कुलर
मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर, इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन किसकी वजह से रहता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल इज सेंटर सीकिंग. ओके, देन वी स्टडीड केप्लर्स 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से हमको एक फॉर्मूला मिला, T²/R³ is equal to K, and then we studied about Newton's universal law of gravitation. Newton के universal law of gravitation, we studied this formula, that is force is equal to G m1 m2 upon d square. Here G stands for universal constant, उसका वैल्यू है 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. Okay, so this is the part which we covered today. The remaining chapter will be seen in our next session. Okay, सिर्फ तुमको क्या करना है, वापस से ओवरव्यू एक बार देख लो. Okay, चैप्टर रीड करो. एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट रहेगा तो डू कॉन्टैक्ट मी. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का जब ओवरव्यू सेंड किया जाएगा, राइट इट डाउन, लिख लो उसको. लेक्चर के टाइम पे, सेशन के टाइम पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ, राइट इट डाउन, उसको भी लिख लिया करो. एंड टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, क्योंकि साइंस 1 मेजर पार्ट फिजिक्स है, इसको तुम रट नहीं सकते. इवन ये साल भी जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें वही रहता है, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का, 40 मार्क्स का अगर पेपर है, 20-25 मार्क्स इज एडिशनल क्वेश्चंस. ओके, तो इसके लिए वो एडिशनल क्वेश्चन अगर कवर करना है, यू शुड बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो विल बी मीटिंग ऑन